नमस्कार, मैं निशि उपाध्याय जनवादी लेखक संघ कानपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी परिचर्चा का आज का विषय प्रेस की आजादी के बदलते पैमाने, इमरजेंसी और वर्तमान संदर्भ में मीडिया पर हम विचार करेंगे। यह हमारा विषय है जो बेहद प्रासंगिक है। पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी पर आजादी के पहले से प्रतिबंध लगते आ रहे हैं। 1975 में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार में अखबारों तथा पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। सेंसर की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई थी, परंतु वर्तमान में कोई सेंसर व्यवस्था नहीं है। ना ही सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध किसी प्रकार के मीडिया माध्यम पर लगाए गए हैं, परंतु अभिव्यक्ति पर बंदिशें अराजक रूप से लगाई जा रही हैं। पत्रकारिता की स्वायत्तता पर इमरजेंसी से भी अधिक खतरा है। ऐसी स्थिति में विचार करने के लिए हमारे बीच आज 3 हमारे वक्ता मौजूद हैं, जिनमें से भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के भूतपूर्व छात्र तथा मीडिया शिक्षक एवं पत्रकार शिखर अशोक जी, नव भारत टाइम के लिए लंबे वक्त से लिखने वाली पत्रकार तथा स्वतंत्र लेखिका नाइस हसन जी, और विभिन्न पत्रिकाओं में लेखन व कई पुस्तकों का संपादन, लेखक, समीक्षक तथा स्वतंत्र पत्रकार देव कबीर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद निशि जी। आज की परिचर्चा हम शुरू करेंगे भारतीय जो हमारे जनसंचार संस्थान है दिल्ली, उसके भूतपूर्व छात्र से शिखर अशोक जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मीडिया के विश्वसनीय स्रोत के रूप में आरटीआई का दायित्व क्या है और इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? देखिए निशि जी, पहली बात तो जो हमें समझनी है वो ये है कि भाई न्यूज क्या थी, 5W1S थी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मतलब सिर्फ आज की नहीं, वर्तमान सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, जब मतलब किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत आया तब तक उस समय पे सरकारों से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और एज अ पत्रकार पत्रकार होने के नाते हमारा काम ये है कि भाई हम कैसे सरकारों से इंफॉर्मेशन निकालें। तो उस कड़ी में एक जो चीज हमारे पास आती है इस समय वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ही ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट को लायबिलिटी है कि उनको जो इंफॉर्मेशन देनी है वो सही देनी है। कुछ हद तक ये हमारे काम आता है, बट कुछ मामलों में नहीं आता है। जैसे अगर आप देख लीजिए, अभी एक रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके एक आरटीआई दाखिल की गई थी और उस पर क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो आरटीआई एक जरूर हमारे पास एक हथियार जरूर है, बट आरटीआई से हमें कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है ऐसा बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर एक आयाम पे सरकार जो है खुद अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई इतना हमने दे दिया, बस यही दिखाओ। उसके आगे की क्या है, तो उसके आगे के लिए हमारे पास है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आईसीआईजे का। आईसीआईजे जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करता है। अब आपने पनामा पेपर्स और इन सब का नाम सुना होगा, ये सब आईसीआईजे से निकले। तो भारत की तरफ से अगर एक अखबार जो कि आईसीआईजे करता है वो है इंडियन एक्सप्रेस। जबकि इतना बड़ा देश जहाँ पे इतने डेली, इतने वीकली, इतनी मैगजीन है, वहां पे सिर्फ एक अखबार क्यों? अगर हमें काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा अखबार आना चाहिए। और तभी जब तक हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करेंगे तब तक विश्वसनीय पत्रकारिता नहीं हो सकती है। आप चाहे जितनी भी चीजें उठा के लीजिए, चाहे बोफोर्स का मामला उठा के देख लीजिए, चाहे 2G हो, चाहे कोयला घोटाला हो, इन सारे घोटालों को अगर कभी ना कभी कहीं उजागर किया है, चाहे अर्जुन मेहता का केस हो, चाहे पत्रकारों ने ही किया है, नेताओं ने नहीं किया है, तो ये हमारा काम है कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और जो छुपी हुई चीजें हैं वो जनता के सामने रखें। यही हमारा दायित्व है। जी सर, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है भारत में, आप बता सकते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी? भारत में जैसे देखिए, मुझे मतलब थोड़ा रोष है या दुख भी है, भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ज्यादा हुआ नहीं। ठीक है, बहुत ही कम हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे बोफोर्स का हो गया, या बोफोर्स में भी मैं कहूंगा तो खुद स्वीडिश रेडियो से लीक हो गई थी खबर, तो चल गई थी इसलिए। या फिर आप ये हर्षद मेहता कह सकते हैं, जिसमें मतलब एक जो टाइम्स की पत्रकार थी, सुचेता दलाल मेरे ख्याल से नाम था, जिन्होंने मतलब इस पूरे स्कैम को उजागर किया था। या उसके बाद यूपीए के टाइम पे हम बात करें, यूपीए 2 के टाइम पे जो कोलगेट और ये 2G आया था, उसमें भी मैं ये कहूंगा कि शायद गठबंधन के कुछ घटक दलों की तरफ से खबरें लीक की गई जिसकी वजह से। या अगर और बात करें, ये नीरा राडिया के टेप्स आए थे, तो ये
सारी जो चीज है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंडिया में हुई नहीं है, बट बाहर के देशों में मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अच्छी खासी हुई है। जैसे कि आप ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर देखा जाए, जिसमें मतलब कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला पूरा फेसबुक गूगल सबको कटघरे में खड़ा कर दिया था, जहाँ पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं जाके वहां पे अमेरिकी कांग्रेस के सामने जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होगा, मुझे मतलब शायद हो तो अच्छी बात है, बट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझे बड़ा मतलब इसमें संशय है। बिल्कुल सर, पीटीआई की वास्तविकता और उसकी सीमाएं आपको क्या लगता है कि क्या वो सिर्फ सरकार की ही बात पर और उनकी ही निर्धारित सीमाओं पर हमसे बात करती है और हम तक सूचना पहुंचाती है? जी जी, क्योंकि पीटीआई का काम यही हो गया है कि भाई जाके बस मतलब जैसे टीवी में कहते हैं ना भाई बाइट ले, और पीटीआई में ये हो गया कि ये प्रेस रिलीज आ गई, ले लो भाई इसको छाप दो, ठीक है। पीटीआई क्या है, पीटीआई बस ये कहता है सरकार ने जो दिया है उसको पीटीआई ने छाप दिया। पीटीआई ने खुद पीटीआई बनाया किस लिए गया था, मतलब अगर मैं बात करूं कुलदीप नैयर साहब की, जिन्होंने सोचा था कि एक एजेंसी बनाई जाए कि पीटीआई होगी, यूएनआई होगी, ठीक है, वो किस सोच के साथ बनाई गई थी? इस सोच के साथ बनाई गई थी कि लोगों को असली पत्रकारिता देखने को मिले। मतलब आज को अगर आज मैं कहता हूँ आज पीटीआई आप हटा दो, ठीक है, गवर्नमेंट के इतने ट्विटर हैंडल है, इतनी मतलब पीआर मशीनरी है, बिना पीटीआई की खबर हर किसी के पास पहुंच जाएगी। तो पीटीआई आज के समय में कोई बहुत ज्यादा प्रासंगिक रह गया है, मुझे नहीं लगता है कि पीटीआई बहुत ज्यादा प्रासंगिक रह गया है। एक चीज यहाँ पे मैं और करूंगा, ये जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर आया है ना, कि मतलब बस खबर आई नहीं कि तुरंत ब्रेक करो, उसकी वजह से और विश्वसनीयता गई है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज कल्चर में हमने क्या किया है, हमने खबर की पड़ताल करना छोड़ दिया है और बस जो आया तुरंत चलाओ। इसके चक्कर में हम और ज्यादा पीछे गए। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको, शायद मेरे ख्याल से बीबीसी ने किया, तो उन्होंने एक टर्म दिया है स्लो न्यूज। जैसे आज आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज है कि सबसे तेज और फास्ट न्यूज, और ये बीबीसी ने कहा कि स्लो न्यूज क्या है कि हम पूरी तरीके से खबर की पड़ताल करेंगे और जो सच होगा वो हम आपके सामने बताएंगे। क्योंकि ऐसा आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जैसे बहुत सारे फैसले थे जिसमें ब्रेकिंग चलाने के चक्कर में गलत फैसले ब्रेकिंग में चल गए, ठीक है, बाद में फिर उसको सही किया गया और शायद जिनके लिए माफी भी नहीं मांगी गई है कि हाँ भैया पहले हमने गलत चला दिया था। तो मेरे ख्याल से विश्वसनीयता बढ़ानी है तो पीटीआई के अलावा कुछ और मतलब हमारे जैसे मतलब मीडिया के संस्थान जो है उनको आना चाहिए, और इंडिया का भी कोई एक ऐसा आईसीआईजे टाइप होना चाहिए जिससे मतलब ये लगे कि हमारे देश में भी स्वतंत्र पत्रकारिता हो रही है, निर्भीक पत्रकारिता हो रही है। और कहते हैं ना कि संगठन में हमेशा शक्ति होती है, जब संगठित होकर काम होगा तो मुझे लगता है अच्छा होगा। बिल्कुल सर, जैसे हम पीटीआई की बात करें, कभी कभी क्या होता है कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आती है जो अफवाह होती है और पीटीआई उसके पुख्ता और उसके सत्य और असत्यता पर बात भी करती है। तो कभी कभी जनता को जो लगता है कि हाँ ये सही है, ये सत्य है, इतना ही सत्य है, तो ऐसी सत्यता और वास्तविकता के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इन पर विश्वास करें या फिर हम कुछ और रिसोर्सेस पर भी जाएं? नहीं, देखिए अगर आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये चीज कही होती तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं, बट आज जनता के पास ऑप्शन है। जैसे एक आर्ट न्यूज करके हैं जो कि मतलब जुबैर अहमद मेरे ख्याल से उसके फाउंडर है शायद, उनकी आर्ट न्यूज करके है, जिन्होंने मतलब जिनका काम यही है कि फेक न्यूज को बस्ट करना, ठीक है। सरकार भी, ये नहीं कहूंगा, सरकार भी जैसे एक पीआईबी की फैक्ट चेक वाली चीज चलती है, पीआईबी खुद ट्वीट करता है कि भाई ये न्यूज जो है गलत है, ठीक है, ये अफवाह है, तो सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है। बट और मेरे ख्याल से और संस्थानों को आना चाहिए जो कि ये जो फेक न्यूज है इसके खिलाफ काम करे। और सबसे ज्यादा मुझे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो ये लगता है कि लोगों में चेतना की कमी है। लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा चले गए। अभी कुछ मेरे ख्याल से 1 साल पहले की बात होगी, बीजेपी की एक बहुत ही युवा कार्यकर्ता थी, उन्होंने बोल दिया था कि आजादी लीज पे दी गई है। तो ऐसी सब चीजें जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे से निकलती है, वो इसीलिए निकलती है क्योंकि हमें लगता है कि भाई व्हाट्सएप पे जो आ गया वही सच है। ऐसा नहीं है, हम सबको संगठित होना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा जैसे कि भाई ये न्यूज फेक है तो फेक है, और ये आके बताना पड़ेगा, तभी चीजें सुधरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चेतना की कमी की जो बात आपने हमारे समक्ष रखी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है आज की जनता के बीच। आगे हम बात करना चाहेंगे नाइस हसन जी से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इमरजेंसी के दौर में जो समाचार पत्रों का महत्व था और उनकी जो कठिनाई थी वो क्या रही होंगी?
देखिए, वो दौर जो था वो आज के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज जिस दौर में हम पत्रकारिता को देख रहे हैं वो बिल्कुल स्याह वक़्त कह सकते हैं जिसको, बिल्कुल स्याह दौर। वो दौर ऐसा था जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, सब कुछ हाथ से होता था, चुनौतियाँ बहुत थीं। लेकिन ऐसा था कि पत्रकारिता एक मिशन की तरह नज़र आई। हालाँकि हम लोग उस दौर के बाद की जनरेशन रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता में एक मिशन नज़र आता था। आप देखेंगे कि संपादक होते थे, लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें तो संपादक क्या है, वो एक मालिक का नौकर है, खाली खाली काम करता है वो, लेकिन उसके पास डिसीजन नहीं है। जिस तरफ का डायरेक्शन है बस उसी तरफ आपको चले जाना है। तो मुझे लगता है कि वो दौर बहुत पुख्ता दौर था। हालांकि देखिए 21 महीने का वो जो पीरियड था वो बहुत चुनौतियां लेके आया था। छपे हुए अखबार बेचने नहीं दिया गया था, बंद कर दिए गए थे, कॉपियां उठा ली गई थी, लेकिन वो एक पीरियड था, जो बहुत छोटा पीरियड। पर उसके अलावा आप देखें तो वो दौर में पत्रकारिता तो खैर हो रही थी। मुश्किल थी, जो गांव की पत्रकारिता थी, जो छोटे शहरों की पत्रकारिता थी, वो भी हो रही थी। आज से स्लो जरूर था, लेकिन था। पर आज मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत कुछ है, फिर भी हम अपने उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं पत्रकारिता के। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो अभी बातचीत हो रही थी कि जैसे हम लोगों का मन बनाने का आज काम कर रहे हैं। तब मन आदमी पढ़ के बनाता था, आज आपके पास जबरदस्ती चीजें ढकेली जाती हैं। जैसे कि आप देखिए टीवी पे सारे जुडिशियल फैसले सारे टीवी पे होने लगे, अदालतें बैठने लगी कि ये कौन है, इसने 3 तलाक का मामला उठाया तो इसके पीछे क्या है, सच्चाई है। इमराना का मामला आप देखें, कुछ बड़े मामले अगर आप नजर दौड़ाएं तो बाकायदा टीवी पे अदालतें लगा लगा के लोगों को बेइज्जत किया गया, थप्पड़ मारपीट सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हम हमारे पास पत्रकारिता वो मिशन तो बिल्कुल नहीं रह गया। हाँ, वो दौर था, चुनौतियां बहुत थी, लेकिन पत्रकारिता में एक मिशन नजर आता था। जी, बात कही आपने कि तथ्य और अखबारों के साथ लोग जागरूक होते थे। आज की तरह हम भड़काऊ चीजें और विवादित चीजें, न्याय की चीजें नहीं लाते हैं। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इमरजेंसी और जो वर्तमान स्थितियां हैं हमारी और राजनीतिक पृष्ठभूमि है पत्रकारिता में, आपको क्या लगता है इनमें कौन से मुख्य बिंदु हैं जो परिवर्तित हुए हैं? देखिए, तब से इमरजेंसी से और अब जो बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, सबसे पहले कि हमारे पास अगर चीजों के मामले में देखें तो बहुत सलाहियतें आ गई हैं। सलाहियतें, हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, हम फास्ट ग्रो कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये एक अच्छी बात रही है। लेकिन बदलाव और मायने में देखिए, पत्रकार उस दौर में भी मारे गए थे, लेकिन क्या आपने ऐसा देखा था कि आपकी जुबान बंद कर दी जाए, आप अपने विचार न रख पाए, आप बोलें तो आपके ऊपर तुरंत हमला हो जाए? ऐसा तो हम लोग ने नहीं देखा कि मतलब गौरी लंकेश बोल नहीं सकती हैं, और गोविंद पानसरे अगर बोलते हैं तो उनको वो सनातन संस्था के जो समीर गायकवाड़ है हमला करता है और वो जमानत पा जाता है। सरकार का जिस तरह आज पूरा संरक्षण है, सिद्दीक कप्पन को आप देखिए, दानिश सिद्दीकी को देखिए, फोटो जर्नलिस्ट, कार्टून जर्नलिस्ट जो हैं, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। तो हम तो फर्क यही देखते हैं ना कि आज आपके जो प्रतिपक्ष है, जो विरोध की आवाज है, उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। हालात ये हो गए हैं कि आप बोल नहीं सकते। मतलब हम खुद ये फील करते हैं कि कोई न्यूज है तो कहा जाता है बहुत माइल्ड कर दीजिए, तब दीजिए इसको, बहुत मतलब लगभग तथ्य को खत्म कर दीजिए। तो ऐसा तो पहले नहीं होता था। जवाहरलाल नेहरू के भी कार्टून छपते थे, इंदिरा गांधी के भी एक से एक कार्टून छपते थे, वो मुस्कुरा के चले जाते थे। लेकिन आज अगर आपका एक कार्टून छप जाता है तो उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो लड़का जेल में डाल दिया जाता है। तो ये फर्क तो बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है ना, कि जो हमारे सामने एक हिंदुत्व का दबाव भी मुझे इसमें बहुत नजर आ रहा है कि आप अगर एक तरह की खबरें दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपने उसका दूसरा पक्ष रखने की कोशिश की तो उसको ये होता माइल्ड कीजिए, माइल्ड कीजिए। मैं एक अपना एग्जांपल दे रही हूँ आपको यहाँ पे कि बीबीसी के ने एक अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें हमने कुछ बातचीत रखी थी,
उसको सोशल मीडिया ने पूरी तरह से गायब कर दिया, रीच जीरो कर दी। पहले भी जो कुछ भी छप जाता था वो लोगों तक डाक के जरिए, अखबार के जरिए पहुंचता तो था। आज जो खतरा बहुत बड़ा दिख रहा है कि आने वाला वक्त इससे भी खतरनाक होने वाला है कि आपको जीरो कर दिया जाएगा। अगर आपने उनके मन की बात नहीं सुनी और कही तो आपकी रीच जीरो, आपने जो भी बोला। तो ये एक बहुत ही भयानक बदलाव है कि, और हमले को ना आप देखिए कि 4-4, 5-5 पत्रकार एक साल में मार दिए जाते हैं, सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं। उनमें बहुतों के नाम आपको याद ही होगा, अविनाश झा को लेइए, चेन्ना केशव, मनीष और सुलभ, रमन कश्यप, जो कि खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं और जो खोजने आ रहे हैं, सिद्दीक कप्पन का नाम उसमें लिया जाएगा। हाथरस एक बड़ा मामला था। तो क्या ऐसा तब के दौर में होता था कि अगर कोई इंसान कुछ खोजी पत्रकारिता कर रहा है, तथ्य निकाल रहा है, तो नहीं भाई हम आपको मार देंगे, आप तस्करी पे बात कर रहे हैं तो हम मार देंगे आपको, भ्रष्टाचार के सवाल उठाएंगे मार देंगे, मिड डे मील में अगर कीड़े निकला और कोई रिपोर्टिंग कर दी तो हम आपको मार देंगे। ऐसा ये तो हमने नहीं देखा, या उस दौर में भी ये नहीं था। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसको हम इस नजरिए से देखते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि जो प्रहार होते हैं पत्रकारों पर, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से एक मानसिकता का प्रहार है जो उनके विरोध की है। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया पर सत्ता द्वारा जो प्रतिबंध आज लगाए जा रहे हैं, क्या वो इन्हीं रूप में सामने आएंगे या उनके और क्या क्या रूप हो सकते हैं? देखिए, जो अभी प्रतिबंध ऐसे जाहिरी तौर पे नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन आप देख रही हैं कि वो लगभग लग चुका है ना। अगर इमरजेंसी की बात करें तो एक लीडरशिप ने उसको डिक्लेयर किया था बहुत सी चीजें कि यही होगा, तो वो उसके उस दौर की तानाशाही भी कह सकते हैं आप। लेकिन आज हम कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ हमारे मुताबिक होगा, और ये हमारे देश में के साथ ही दुनिया में भी चल रहा है। आप अगर 2016 से 21 के बीच में देखिए, 455 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। यूनेस्को की रिपोर्ट 2020 में हमारे यहाँ देखिए 62, 21 में 55 पत्रकार मार दिए जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि अभी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उससे बड़ी चुनौती आने वाला वक्त हमारे सामने लेके आने वाला है कि मतलब, और भारत के हालात जो है वो जिन देशों में पत्रकार मारे जा रहे हैं ज्यादा, वो 5वें नंबर पे हम आ गए हैं उसमें। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की जो आई है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट जो है वो ये कह रहा है कि हम 5वें नंबर पे आ गए हैं। ट्रोलिंग में हम, हत्या में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुत्व एजेंडा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्त में तो हमको ऐसा लगता है कि ये चुनौती और बढ़ने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया के हम सभी लोग एक तरह से अब डिपेंड हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, और उस पे एक जो कंट्रोल होने जा रहा है, जो कंट्रोल बढ़ रहा है। बीबीसी ने बोला, एक डॉक्यूमेंट्री आई, हम आपसे बदला लेंगे, आपकी जांच करेंगे और उसके बाद बीबीसी की कोई भी चीज सोशल मीडिया पर डाली जाएगी, हम जीरो कर देंगे उसको। ये होगा, हमारे हाथ से बहुत सी चीजें छिन जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सोशल मीडिया बढ़ा, हमारे हाथ से आगे आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें छिनने वाली हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रह पाएगा उसके ऊपर। तो ये मुझे बहुत चिंता की बात लगती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल आने वाले, जी बिल्कुल आने वाले वक्त में और हालात बिगड़ने वाले हैं, और हालात बिगड़ने वाले हैं जी। तो और जो इसमें एक चीज और मुझे लगती है कि लोगों ने भी अपने आप को उस तरह तैयार कर लिया, जैसे हम बिकने के लिए तैयार भी हो गए ना। अगर बाजार में खरीदार है तो क्या हम अपना जमीर बेचने को तैयार है? दोनों पक्ष हैं। हालात खराब होने का ये भी एक वजह है कि जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें जिसके बदले में करोड़ों रुपए हमारे खातों में आए, हमें करना वही है। तो पत्रकारों ने भी एक तरह से अपना जमीर बेचा है और उसकी खरीदार सरकार हुई है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल कमजोर हो गया, उसके पास कुछ रहा नहीं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार को जिस तरह के गाली गलौज का सामना करना पड़ा है, वो इसका एक मतलब बड़ा उदाहरण है कि कितने सारे, लगभग आज कोई अखबार ऐसा नहीं जो बिकना चंद को छोड़ देंगे, लगभग खत्म हो चुके हैं। तो ये जो है दोनों तरफा हो रहा है कि
आप भी बिकने को तैयार है, आप किसी की पैरवी कर रहे हैं, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। और उधर ये है कि जो बोले उसकी जुबान बंद कर दो, उसको मार दो, उसके घर पे हमला कर दो। ये हमले मैंने अपने ऊपर झेले हैं। कुछ लिखने के बदले मुझे धमकियां मिली हैं, रात रात में मुझे FIR तक करानी पड़ी है। टीवी पे बोलने गए तो वो जो आप प्रतिपक्ष की आवाज जो है उसको बोलने नहीं दिया, 5 मिनट बोलने नहीं देते हैं। तो ये दौर बहुत खतरनाक है कि पत्रकार भी बिक चुके हैं और सरकारों ने उस आजादी को खत्म कर लिया, अपने हाथ में ले लिया है। तो ये मुझे लग रहा है अभी बहुत मुश्किल और होने वाली है। बिल्कुल मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पत्रकारिता की में जो खोजी पत्रकारिता है उससे संबंधित सड़कों पर लोगों ने चेतना अपनी शून्य कर ली है। बिल्कुल, वो सिर्फ बिकने वाली जो खबरें हैं उन पर ही ध्यान केंद्रित है। इससे आगे मैं अब देव कबीर जी से इसी विषय पर बात करना चाहूंगी कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम प्रिंट मीडिया देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, उनके मायने क्या होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी तुलना 1975 की उस पत्रकारिता से करें जहाँ केवल प्रिंट मीडिया थी। जी जी निश्चित जी, मैं जो भी साथी आज इस चर्चा में शामिल हुए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार। आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा। मैं उस समय की पत्रकारिता को लेकर के, उस समय के ही एक कवि हुए हैं जन कवि सुदर्शन चक्र, और चक्र जी ने उसी दौरान पत्रकारों को लेकर के लिखा था कि आज पत्रकार यहाँ काट के खिलौने हैं, आज पत्रकार यहाँ काट के खिलौने हैं, उसके प्रताप के मुकाबले में बौने हैं। प्रताप की बात उन्होंने की गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार की। तो उस समय भी जो अभी हमारे साथियों ने कहा, उस समय भी अखबारों पे सेंसर था। बहुत सारे पत्रकार सरकार की गाइडलाइन पे ही लिख रहे थे। बहुत सारे लोग इतने दबे हुए थे। लेकिन एक चीज और उस समय में एक अंतर बहुत है कि उस समय पत्रकार को कोई देशद्रोही नहीं बोलता था। जी आज क्या हो गया है, आज तो सरकार के खिलाफ कोई भी बोलने वाला आदमी होगा, वो भले ही विपक्ष का नेता, जिसको विपक्ष बनाया ही इसलिए जाता है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ही विपक्ष होता है, उसको भी बोलने नहीं दिया जाता। और विपक्ष भी अगर आज बोलने की कोशिश करता है तो उसको भी देशद्रोही का एक तमगा लगा दिया जाता है, विदेशी फंडिंग उसको मिल रही है, इस तरह से उसको उसकी बात के महत्व को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। ये पहले नहीं था। पहले पत्रकार जो थे या अखबार जो थे, वो इमरजेंसी पीरियड में अखबारों में सेंसर लगा था, अखबार चल रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जिस तरह से आज पूरा मीडिया सरकार के कठपुतली सरकार का पूरा बना हुआ है, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस देश की बर्बादी में वर्तमान में। उस समय की ये स्थितियां नहीं हुआ करती थी। उस समय अगर सरकार के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सरकार के तो खिलाफत नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा पक्ष में भी नहीं थे, वो कहीं ना कहीं तटस्थ होकर के कर रहे थे, या सेंसर उनके ऊपर लगी हुई थी, वो उतना बोल नहीं पा रहे थे। मैं आपको बात कह रहा हूँ, 25 जून 1975 की रात में इमरजेंसी लगती है, और 26 जून का दैनिक जागरण का जो अखबार है, उस अखबार में पहली हेडिंग छपती है संपादकीय में, नरेंद्र मोहन उसके संपादक थे, और वो लिखते हैं इमरजेंसी लागू, चुप रहो, बिल्कुल मौन, और उनको उठा करके बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल है ना? सर, इसमें सरकारों की जो रिपोर्ट आई, मतलब रिपोर्ट कर, जैसे आपने संपादकीय की बात की, तो मैं इसी पर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि सरकारों की जो रिपोर्ट आई है और आती है, तथा उनकी जो स्वतंत्रता है लिखने की, उस पर कितना दबाव पड़ा था सत्ता का उस समय, और आज में आप क्या देखते हैं? देखिए, उस समय भी क्या हुआ था, बहुत सारे अखबारों ने, पत्रकारों ने लिखना बंद कर दिया था। सरकार का दबाव था, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड अखबार थे, तो वो सारे जो संपादक बंद कर दिए जा रहे थे, पत्रकारों को भी बंद कर दिया जाता था अगर वो बोलने की कोशिश करता था। उस दौर में तब भी पत्रकारिता को बचा करके रखा लोगों ने, वो गैर रजिस्टर्ड अखबार निकाल करके, कुछ बुलेटिन निकाल करके उन्होंने सरकार के बारे में, सरकार की खिलाफत उन्होंने लिखी, और अपने को बचाते हुए भी उन्होंने जनता के जो हकों की बात थी वो उठाने की पूरी तरह कोशिश की। सर, आज के विषय में क्या कह सकते हैं, अगर हम ऐसा कुछ खोजें विपक्ष में, विपक्ष लिखता है तो उसका प्रतिरोध का साधन क्या हो सकता है? क्योंकि मीडिया तो अधिकतर, जो आप सोशल मीडिया देख लीजिए,
वो अधिकतर जो है अफवाहों की और सिर्फ एक भ्रामक रूप की बात करता है, एक उत्तेजना की बात करता है जो नकारात्मक है। तो कौन से ऐसे मंच हैं जहाँ पर इसका दबाव और रिपोर्टिंग की सत्यता हमको मिल सकती है? देखिए, सोशल मीडिया है, वो सबका है, सभी उसमें हावी हैं। तो यहाँ पर भी जिसका बहुमत है वो एक पूरा एक सेल बना हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक जिसका काम है कि केवल झूठी खबरें ही फैलाना। तो आप उसका उसी तादाद में जा करके आप अगर उसका विरोध कर पाए, क्योंकि आपको जहाँ पर कागज कलम से लड़ना है वहीं पर आज आपको सोशल मीडिया पर आकर के भी लड़ाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी वो उस तरह की शक्तियां जो देश को खोखला कर रही हैं या जो जिस अपनी हुकूमत यहाँ पर चलाना चाहती, तानाशाही चलाना चाहती, वहां पर भी उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया है और वो वहां पर भी बैठ करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आपको उनका सामना करना तो आपको उस प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के अपने को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज तक लगभग सभी जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने IT सेल बना रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी लड़ाई चल रही है। जी जी, वहां पर भी लड़ाई चल रही है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म में जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उनमें से ही आपको जो भी खबरें आपको मिल रही हैं, ये तो सच है कि आज पूरा तरह से कम युवा तो पढ़ने की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं करता, वो हर चीज के लिए पूरी तरह मोबाइल पर आश्रित है। तो वो अगर मोबाइल पर आश्रित है तो वहां पर गलत खबरें भी हैं और सही खबरें भी हैं। जी जी। तो अगर वहां पर जी बताइए। मतलब ये है कि अगर गलत खबरें फैलाने वाले हुए तो वहां पर हमारे भी ऐसे लोगों की भी संख्या होनी चाहिए जो सही चीजों को रखें वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विरोध करना है और सही चीजों के साथ खड़े रहना है। हर प्लेटफॉर्म पर आपको लड़ना पड़ेगा। जी जी। मैं इसी पर मेरी एक कविता है मेरी जी। न तीर चाहिए न तलवार चाहिए, न तीर चाहिए न तलवार चाहिए, फौजी रसद न तोप न यलगार चाहिए, फौजी रसद न तोप न यलगार चाहिए, कोई मुल्क मिटाने को दुश्मन की गरज क्या, कोई मुल्क मिटाने को दुश्मन की गरज क्या, बस भ्रष्ट सियासत बिका अखबार चाहिए, बस भ्रष्ट सियासत बिका अखबार चाहिए। वो हम आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस दौर में भी कुछ ऐसे लोग निकल करके आए हैं, कुछ ऐसे पत्रकार जो बिके नहीं, आज तक बिके भी नहीं और डरे भी नहीं जी। ऐसे पत्रकारों को सैल्यूट है कि जो बिके भी नहीं और डरे भी नहीं, जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के मूल्यों को बचाए हुए हैं। एक संभावना के रूप में एक मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जब खबरों के जो साधन है, माध्यम जो है और उनकी विश्वसनीयता है, उसके लिए केवल सरकार का ही दायित्व रहेगा? जब हम लड़ाई लड़ेंगे इस क्षेत्र में, विरोध करेंगे, तो एक न्यायपालिका हमारी अभी सरकार में मौजूद है, मतलब हमारे देश में मौजूद है, सरकार में नहीं, तो क्या हमको लगता है कि यहाँ न्यायपालिका के रूप में कि सरकार ही अपना एक दायित्व उठाएगी या कोई और एक दल खड़ा होगा इन सब के खिलाफ न्याय करने के लिए? देखिए क्या हो गया है निशी कि देश की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। आपको मालूम है कि इस देश में वैसे भी न्याय क्षेत्र में भी कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है पूरी तरीके से, है ना, परिवारवाद वहां पर भयंकर है और वो चाहते हैं कि वो जो कॉलेजियम सिस्टम में जो लोग बैठे थे उसका लाभ उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते यहाँ पर दूसरे लोग आए, वो दूसरे लोगों को आने नहीं देना चाहते, तो इसलिए भी वो खुद भी सरकार के दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति तो सरकार ही कर रही है, वो खुद भी सरकार। आपने देखा कि कितने मजिस्ट्रेट चीफ जस्टिस बिल्कुल जाते समय उन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो देश को बर्बादी की तरफ झोंक गए, दंगों की तरफ झोंक गए, और उसके बाद उन्होंने कहीं ना उन्हें गवर्नर का पद मिल गया या कोई और पद उनको मिल गया। वर्षों में अधिकतर यही हो रहा है। अधिकतर ये। दूसरा एक चीज और भी है, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है जो इस भावना को पैदा किया गया हिंदू और मुसलमान जी। जब हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो जो मैजिस्ट्रेट भी है वो भी तो बंधा हुआ है धर्म से और संस्कृति से। तो बहुत सारे मामलों में वो धार्मिक हो जाता है पूरी तरीके से, वो इंसाफ नहीं देख पाता, वो नाइंसाफी करता जी। उसका काम है न्याय करना, लेकिन वो वहां पर न्याय नहीं कर पाता क्योंकि धर्म को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया गया कि अगर आप धार्मिक नहीं है, आप राम को नहीं मानते या आप धार्मिक बात नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अधर्मी हैं, नास्तिक हैं,
और तरह तरह के उसके ऊपर। तो इसलिए मजिस्ट्रेट भी है तो किसी ना किसी धर्म का ही, और आप सबको मालूम है कि धर्म विशेष के लोग ही वहां पर हावी, तो दूसरे धर्म वालों को कैसे इंसाफ आप मिल पाएगा बताइए। बिल्कुल नाइंसाफी इसीलिए झेलना पड़ रहा है, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, सब में आपने देखा किस तरीके से नाइंसाफी की गई। यही आप मनीषा कांड में भी आप देख सकते हैं जी कि अभी तक कैदी जो मुजरिम में छोड़ दिए गए। आप अभी इनका लखीमपुर का कांड देख सकते हैं। जी वो घूम रहा है, उसको ये बोल दिया गया कि भाई बार बार उसको बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको आप खुला रखिए और 7 साल तक लग जाएगा उसका इंसाफ होने में, तब तक बेचारा सफर करेगा। ऐसे उनको कष्ट नहीं दिया जा सकता इस तरह। और एक तरफ सिद्दीक कप्पन बगैर किसी अपराध के 2.5 साल 2.25 साल बेचारा जेल में रह जाता है। तो यही इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब देखिए निष्पक्षता तो नहीं रही। नहीं, निष्पक्षता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पक्ष विपक्ष किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे निष्पक्षता नहीं मिलेगी हमें। जी। अब हमें पक्ष और विपक्ष अपनी चेतना के अनुसार और एक सामाजिक रूप लेकर अपने विचार रखने होंगे। तो आज हमने अपनी इस परिचर्चा में उस जनता की उस चेतना की कमी और एक जागरूकता का जो रूप है उसको निर्मित करने का एक उद्देश्य देखा। जैसे नईस हसन जी ने बताया हमें कि छोटे से शहरों में जो है पत्रकारिताएं होती थी और लोग लड़ते थे। एक स्वतंत्र पत्रकार होना एक बड़ी बात थी, लेकिन आज ये देशद्रोह की बात है, जैसा कि आपने हमें बताया। बुलेटिन लिखे जाते थे उस समय, अभी ब्रेकिंग न्यूज आती है लेकिन वो कहते हैं हमारे मन को बहकाती हैं। बिल्कुल ये चर्चाएं हुई हैं हमारे बीच। विरोध की आवाज कम की जा रही है। जी। इमरजेंसी से अधिक समस्याएं आज हमारी पत्रकारिता पर लग रही हैं, हमें दिख रही हैं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र बचा तो नहीं है, विरोध हर जगह है, लेकिन हम इन सोशल मीडिया के पर रहकर और यहाँ साथ में सहभागिता कर उसके बाद एक चीज और आती है कि भाषा। अब जो विरोध हो रहा है उसकी भाषा पर भी कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल सच है। क्या आप इस भाषा पर, ऐसी भाषा में मत लिखिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर नहीं आता है। ये राज सत्ता का और सरकार का देशद्रोह का मामला आ जाता है। कि खबरों को माइल्ड कर देते हैं कि जो आप कहना चाहते हैं वो कंटेंट तो पूरा गायब ही कर देते हैं ना। बिल्कुल वो खबर को अपने हिसाब से बना करके आप उनके हिसाब से चलिए। उन्होंने फ्रेम बना दिया है, आपको उनके फ्रेम में चलना है जी। उसी के अंदर आप क्रांतिकाली जितनी कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। आज के वक्तव्य से हम एक पंक्ति जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल कि भाषा पर काम करना जरूरी है। एक ऐसी भाषा लानी होगी जिसमें विद्रोह भी हो, विरोध भी हो, और जो अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों को अपने साथ लेकर एक अर्थ निकालने वाली भाषा हमारे बीच रखी जाएगी। जी बिल्कुल। तो आप सभी का इनकी जिम्मेदारी पत्रकारों की तरफ से कि हम सरकार से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह माहौल हमें बनाने की कोशिश करना है। एक सामाजिक और एक देश के नागरिक होने के, जागरूक देश के नागरिक होने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और आज लोग किताबें, नोवेल ये सब नहीं पढ़ते हैं, अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो युवा हो, कोई भी वर्ग हो। बिल्कुल। वो अखबार देखते हैं, वो 30 सेकंड की रील देखते हैं, वो 1-2 पंक्ति के स्लोगन देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं। हमें इन सब की भाषाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, जो हमें इमरजेंसी के दौर और आज की पत्रकारिता के आधार पर हमें एक नया आयाम देगी, ताकि हम इस बिगड़ते हालत को संभाल सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जलिस के मंच पर जुड़ने के लिए, और ऐसी संभावनाएं और ऐसी समस्याएं हमारे सामने रखने के लिए, ताकि हम पत्रकारिता को और दृढ़ बना सकें और इसमें आने वाली समस्याओं का निवारण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निशी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा और हम सबको अपनी बात कहने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एलियस का भी बहुत बहुत। निशी जी, एक चीज मैं बस और कहना चाहूंगा, जहाँ आपने कहा चेतना वाली बात, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चेतना, जैसा आपने कहा कि आज के युवा के पास 30 सेकंड रील देखने टाइम है, युवा में चेतना तब आएगी जब वो भारत का संविधान पढ़ेगा। और जिस दिन युवा ने भारत का संविधान पढ़ लिया
उस दिन उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगी, चाहे कोई जितना भी फेक न्यूज फैलाए। मैं यही कहना चाहती थी, जो संविधान की भाषा है आप देखिए, उसके एक एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। उनको एक अनेकार्थ शब्द निकालने की आवश्यकता नहीं, वैसी ही भाषा की हमें पुनः आवश्यकता है। लेकिन निशी मैं शेखर जी की बात को बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप देखिए ना कि इस देश में क्या हो रहा है कि अब वो संविधान को भी इतना महत्व सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि वो एक डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा या उनके नेतृत्व में लिखा गया। आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी मूर्तियों का खंडन या संविधान को बदलने की बात बड़े बड़े मंचों पर कही जा रही है कि संविधान बदल देंगे, हमें ये संविधान हमें नहीं चाहिए, आरक्षण बहुत हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने सब दे दिया। तो ये वो संविधान को कौन पढ़ेगा, क्योंकि वो भी सारे लोगों को उन्होंने जाति के खांचे में बांट दिया है कि वो संविधान से तुम्हें तो कोई संविधान से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग ये सोच रहा है इस देश के अंदर कि संविधान से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए संविधान को ही बदलना चाहिए। ये एक समस्या है हमारे सामने। जी, ये समस्या है, लेकिन हमें उस वर्ग के लिए भी एक शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है, उस शिक्षा को हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों को संविधान पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। और हम जो लचीलेपन की बात करते हैं अपने संविधान में, वो हमारी सहायता के लिए दिया गया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं सत्ता में, लोकसभा में मत मिल जाने के कारण आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, संविधान और संविधान के बाहर के काम किए जा रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, तो इन सबसे निजात पाने के लिए हम पहला प्रयास भाषा, दूसरा जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और हर घर में अखबार जाता है, हर घर में न्यूज आती है, यही एक साधन है जो आसानी से सब तक पहुंच सकता है। हम कोई अलग से पार्टी बना के नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। मैं शेखर जी का और नाहिद जी का भी हमारे आज पहली बार हम लोग इस मंच पर मिले, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से उनको भी नमस्कार करता हूँ। लाल सलाम।